आज का हमारा टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य विस्तार, दूसरे राज्यों से उसके संबंध एवं उसके विरुद्ध हुए प्रमुख विद्रोह। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार किया, उसकी विदेश नीति कैसी थी, दूसरे राज्यों से उसके संबंध कैसे थे, उसके विरुद्ध कौन कौन से विद्रोह हुए और कौन कौन से राज्य उसके शासनकाल में स्वतंत्र हो गए। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक था जिसके समय दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विकास हुआ। ऐसा भी माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वह ऐसा शासक था जिसके समय सबसे अधिक विद्रोह हुए। उसके समय में कई क्षेत्र में विद्रोह हुए और उन क्षेत्रों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उसके समय कई राज्यों का निर्माण हुआ, कई स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ, जैसे दक्षिण में विजयनगर और बहमनी। यदि हम उसके साम्राज्य विस्तार और विजयों की बात करें तो सबसे पहले 1337 में उसने नगरकोट को विजय किया था। नगरकोट का किला पंजाब के कांगड़ा जिले में एक पहाड़ी पर स्थित था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय से ही यह किला स्वतंत्र रहा था। नगरकोट का किला एक हिंदू शासक के अधीन था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 में 1 लाख सैनिकों के साथ इस किले पर आक्रमण किया। यहाँ के हिंदू शासक ने बड़ी वीरतापूर्वक मोहम्मद बिन तुगलक का सामना किया, लेकिन जब यहाँ के शासक ने मोहम्मद बिन तुगलक की अधीनता स्वीकार कर ली, तब मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट के किले को वापस यहाँ के शासक को सौंप दिया और वो दिल्ली की ओर चला गया। अब मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य विस्तार एवं उसकी योजना के बारे में चर्चा करने पर उसकी प्रमुख योजनाओं में खुरासान विजय की योजना थी। खुरासान को उसने जीतने की योजना बनाई और यह योजना असफल रही। खुरासान में उस समय अबू सईद नामक एक शासक का राज्य था जो कि बड़ा ही अत्याचारी शासक था। जब उसकी अव्यवस्था के कारण उसके विरुद्ध विद्रोह करके कुछ खुरासानी अमीर दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक की शरण में आ गए, तब उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को खुरासान विजय के लिए उकसाया। उन्होंने बार बार मोहम्मद बिन तुगलक से खुरासान को विजय करने के लिए कहा। उनके बहकावे में ही आकर मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नई सेना गठित की। इस सेना में 3,70,000 सैनिकों की भर्ती की और इन सैनिकों को 1 वर्ष का वेतन भी अग्रिम रूप से राजकोष से दे दिया गया। हालांकि बाद में हम देखते हैं कि खुरासान की स्थिति बदल गई। अबू सईद ने अपने विरुद्ध होने वाले सभी विद्रोहों का दमन कर लिया और अपनी सत्ता को मजबूत कर लिया। और इसी प्रकार जब मोहम्मद बिन तुगलक को यह जानकारी प्राप्त हुई कि खुरासान विजय के लिए हमें बर्फ के रास्ते से गुजरना होगा और यहाँ बीच के प्रदेशों से शत्रुओं से लोहा लेना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, तो इन दोनों कारणों से और विशेषकर खुरासान की बदली हुई स्थिति को देखते हुए उसने अपनी खुरासान की योजना को त्याग दिया। इसमें जो उसने सैनिकों को भर्ती किए थे वही सैनिक उसके विरुद्ध विद्रोह करने में लग गए। दूसरा, उसका कराचिल अभियान, यह भी अभियान बड़ा विवादास्पद रहा। 1337-38 में मोहम्मद बिन तुगलक ने कराचल पर अभियान किया। इतिहासकारों का मानना है कि यह क्षेत्र हिमालय की तराई में स्थित था। हालांकि फरिश्ता के विवरण के आधार पर कुछ लेखकों का मानना है कि यह इलाका चीन और पश्चिमी तिब्बत के पास का इलाका था, जिसको विजय की योजना मोहम्मद बिन तुगलक बना रहा था। यह निश्चित है कि हिमालय की तराई में स्थित कराजल या कराचल में एक हिंदू शासक राज्य कर रहा था। उसने दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध हिंदू राज्यों को शरण दे रखी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक शक्तिशाली सेना के साथ कराचल या कराजल पर आक्रमण किया। उसे थोड़ी बहुत सफलता जरूर मिली, किंतु वर्षा ऋतु के आने पर उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वर्षा ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र में शाही सेना को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और इस परेशानी से मोहम्मद बिन तुगलक संधि करने पर मजबूर हुआ और कराचल के शासक
यहाँ के स्थानीय शासक से युद्ध का हर्जाना लेकर वापस लौट आया। कराचल अभियान भी अन्य अभियानों की तरह मोहम्मद बिन तुगलक का असफल अभियान या असफल योजना थी। मोहम्मद बिन तुगलक के राजस्थान से संबंध के बारे में बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत के अन्य शासकों की भांति राजस्थान के स्वतंत्र शासकों को दिल्ली में पुनः शामिल करने के लिए प्रयास किया होगा, जैसा कि अन्य शासकों ने किया था। लेकिन यहाँ पर समकालीन इतिहासकार, मुस्लिम इतिहासकार राजस्थान के संबंध में अधिक वर्णन नहीं देते हैं, किंतु राजस्थान के सोर्सेस से पता चलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, किंतु चित्तौड़ के राणा हमीर ने उसे बंदी बना लिया था। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने चित्तौड़ के शासक हमीर को अजमेर, रणथंभौर और नागौर का इलाका देने का वादा किया, तब मोहम्मद बिन तुगलक को हमीर ने छोड़ा। हालांकि समकालीन इतिहासकार इसका वर्णन नहीं करते, कर्नल टॉड जैसे विद्वानों ने इसका वर्णन किया है। यदि यह मान लिया जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक को राणा हमीर ने बंदी नहीं भी बनाया, तो भी यह निश्चित है कि राजस्थान में वो सफल नहीं हो पाया और उसके समय राजस्थान के शासकों ने स्वतंत्र शासकों की तरह व्यवहार किया। अब हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के मंगोलों से संबंध कैसे रहे। मंगोलों के साथ संबंध को लेकर मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना की जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद बनाई, उस समय मंगोलों ने पहले की भांति भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक प्रमुख मंगोल आक्रमणकारी तर्माशिरीन ने आक्रमण किया। तर्माशिरीन के नेतृत्व में मंगोलों ने एक विशाल सेना के साथ न केवल उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र मुल्तान, लाहौर आदि पर आक्रमण किया, बल्कि दिल्ली के क्षेत्र तक मंगोलों ने आक्रमण किया। तर्माशिरीन का यह आक्रमण बहुत भयानक था और मंगोलों का सामना करने के लिए इस समय मोहम्मद बिन तुगलक तैयार नहीं था। इसलिए उसने मंगोल नेता को घूस देकर अपने राज्य की रक्षा की। मंगोल नेता को भारी घूस देकर लौटाने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक की इतिहासकारों ने बहुत आलोचना की है। मोहम्मद बिन तुगलक के चीन के साथ संबंध के बारे में चर्चा करें तो चीन के साथ उसके संबंध भले बीच में मनमुटाव वाले रहे हों, लेकिन अंत में ठीक ही रहे। चीन के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध के बारे में हम जानते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि जब कराचल अभियान मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, उस समय उसने कुछ बौद्ध मंत्रियों को क्षति पहुंचा दी थी। इस कारण चीन के शासक ने मोहम्मद बिन तुगलक से इन बौद्ध मंदिरों की मरम्मत करवाने की स्वीकृति मांगी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1341 ईस्वी में चीनी सम्राट तोगुन तुमीर ने अपना एक राजदूत मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भेजा। तो शासक तुगन तिमूर का राजदूत मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया और जिन बौद्ध स्थानों को मोहम्मद बिन तुगलक की सेना ने क्षति पहुंचाई थी, उनकी मरम्मत करवाने के लिए अनुरोध किया, उनकी मरम्मत करवाने की स्वीकृति के लिए अनुरोध किया। इसके एक वर्ष बाद ही 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता नाम के विद्वान एवं इतिहासकार को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता ने 1342 से लेकर 1347 तक चीन में रहकर बहुत सी जानकारी जुटाई और इब्न बतूता 1347 में दिल्ली लौटा। एक विदेशी यात्री इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन में अपना प्रतिनिधि बनाकर, अपना राजदूत बनाकर भेजा था। यह इतिहास में एक प्रमुख घटना है। जैसा कि मैंने पहले बताया, मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे अधिक विद्रोह हुए। सबसे प्रमुख विद्रोह प्रारंभ में अगर देखें तो सुल्तान के अपने परिवार के लोगों ने ही किया। सुल्तान के चचेरे भाई बहाउद्दीन गुरसप ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। बहाउद्दीन गुरसप ने दक्षिण के गुलबर्गा के निकट सागर में विद्रोह किया। वह सागर क्षेत्र का सूबेदार था, किंतु मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके विद्रोह को बुरी तरह कुचल दिया और सुल्तान के आदेश से
बहाबुद्दीन गुरसब की जीवित ही खाल खिंचवा ली गई। इस समय दक्षिण में अन्य विद्रोह में हम देखें तो पूना के पास कोडन में एक हिंदू सरदार ने विद्रोह किया था। इसके बाद मुल्तान सिंध उच्च के सूबेदार बहराम एबा ने विद्रोह किया था, इसे भी मौत के घाट उतार दिया गया था। इसके बाद यदि हम बाद के विद्रोहों की बात करें तो एक प्रमुख विद्रोह था जलालुद्दीन एहसान का। दक्षिण भारत में जलालुद्दीन एहसान ने मदुरा के निकटवर्ती प्रदेशों में विद्रोह किया था और माबर का यह प्रमुख विद्रोह था। स्वयं सुल्तान दिल्ली से इस विद्रोह को दबाने के लिए चला, किंतु वारंगल के निकट जाकर वह रुक गया, क्योंकि वारंगल के पास उस समय प्लेग की बीमारी फैली हुई थी और इस प्लेग की बीमारी के कारण उसके हजारों सैनिक बीमारी के शिकार हो गए। इस कारण सुल्तान को वारंगल से ही लौटना पड़ा और वारंगल से लौटने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को दक्षिण के मदुरा के पास के माबर के इलाके से हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ा और माबर प्रदेश दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गया। इसके बाद में हम पुनः अगर भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में देखें तो यहां लाहौर के सूबेदार अमीर हलाजू या अमीर हुलाजू ने विद्रोह किया था, इसको भी दबा दिया गया। इसके बाद दक्षिण के सूबेदार के पुत्र हुशंग मलिक हुशंग ने विद्रोह किया, किंतु यहां पर उसके आत्मसमर्पण करने के बाद सुल्तान ने उसे माफ कर दिया। यानी हम देखते हैं कि कई बार किसी विद्रोह को बहुत बुरी तरह कुचला, उनकी खाल तक उधड़वा दी, किंतु कुछ विद्रोहियों को उसने आत्मसमर्पण करने के बाद माफ कर दिया। तो उसकी नीति विद्रोहियों के प्रति भी अलग अलग रही। यदि हम इस समय बंगाल की बात करें तो हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के पहले के सुल्तान गयासुद्दीन ने बंगाल के विद्रोही सूबेदार गयासुद्दीन को दिल्ली के कारावास में बंद कर दिया था। बंगाल के सूबेदार का नाम भी गयासुद्दीन ही था। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा तो उसने बंगाल के पूर्व सूबेदार गयासुद्दीन को जेल से रिहा कर दिया और उसे अपनी अधीनता में सोनार गांव का शासक बना दिया। लेकिन कुछ समय बाद ही गयासुद्दीन ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने गयासुद्दीन के विरुद्ध एक सेना भेजी और उसे परास्त कर दिया, किंतु हम कुछ समय बाद देखते हैं कि यहां पर अली मुबारक नाम के एक व्यक्ति ने लखनौती का स्वयं को शासक घोषित कर दिया। इस समय मोहम्मद बिन तुगलक अन्य प्रमुख विद्रोहों को दबाने में अधिक व्यस्त था, इसलिए वह बंगाल नहीं जा सका और अली मुबारक अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखने में सफल हुआ। और हम इस बार ये देखते हैं कि माबर की तरह ही बंगाल का सूबा भी दिल्ली सल्तनत से पृथक हो गया। इसके बाद में छोटे मोटे विद्रोह उसके विरुद्ध होते रहे। जैसे दक्षिण में हम देखते हैं कि बिदर के सूबेदार नुसरत खां का विद्रोह हुआ था। उसके बाद कड़ा के सूबेदार निजाम भाई ने विद्रोह कर दिया था। कड़ा के निजाम भाई के विद्रोह को अलाउद्दीन ने बुरी तरह कुचल दिया, उसे जीवित ही उसकी खाल खिंचवा ली। इसके बाद में दक्षिण में हम देखें तो और छोटे मोटे विद्रोह होते रहे। गुलबर्गा के अधिकारी अली शाह ने विद्रोह किया। एक उत्तर भारत का इस समय प्रमुख विद्रोह था जो 1340-41 में हुआ था। अवध के सूबेदार आइन उल मुल्क ने विद्रोह कर दिया। आइन उल मुल्क बहुत प्रसिद्ध सेना नायक था। उसने दिल्ली सल्तनत की बहुत दिनों तक सेवा की थी, लेकिन उसने मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे उत्तर भारत के अवध से दक्षिण की तरफ स्थानांतरित कर दिया था। आइन उल मुल्क को यह संदेह हुआ कि सुल्तान उसकी शक्ति को कम करना चाहता है, इसलिए उत्तर भारत से दक्षिण भारत विद्रोह कर रहा है। जब इसने विद्रोह कर दिया तो स्वयं सुल्तान इसके विद्रोह को दबाने के लिए गया। हालांकि बाद में सुल्तान ने उसे क्षमा भी कर दिया। इसी प्रकार हम यदि हिंदू शासकों या हिंदू सामंतों के विद्रोह की बात करते हैं तो इस समय सुमन और समाना के जाटों ने और भट्टी राजपूतों ने दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह किया था। यह विद्रोह
मोहम्मद बिन तुगलक के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इस विद्रोह को कुचलने के लिए भी मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं गया और ऐसा कहा जाता है कि इन जाट और भट्टी राजपूतों के विद्रोहों को मोहम्मद बिन तुगलक ने बुरी तरह कुचल दिया। इनके नेताओं को पकड़कर दिल्ली लाया गया और मोहम्मद बिन तुगलक के आदेश पर उन्हें बलात् मुसलमान बना दिया गया। हमें ये प्रमाण मिलते हैं कि इस समय जाट और भट्टी राजपूतों को बड़ी संख्या में मुस्लिम बनाया गया। हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं में व्यस्त था। उसके विरुद्ध बहुत से सूबेदार, सामंत आदि विद्रोह कर रहे थे। जैसा कि हमने देखा कि माबर का क्षेत्र उसके हाथ से निकल गया, बंगाल का क्षेत्र उसके हाथ से निकल गया, बंगाल ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस प्रकार उसके समय कई विद्रोह हुए और कई राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसी समय जब दक्षिण में कई विद्रोह हो रहे थे तो उन विद्रोहों से प्रभावित होकर अन्य कुछ शासकों ने न केवल विद्रोह किया बल्कि एक नए स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी कर ली। इतिहास में यह महत्वपूर्ण है। दक्षिण के दो प्रमुख शासक थे, दो प्रमुख राज्य थे जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इनमें एक था विजयनगर राज्य और दूसरा था बहमनी राज्य। सबसे पहले बात करेंगे विजयनगर राज्य की स्थापना की बात। विजयनगर में हम देखते हैं कि यहां पर दक्षिण के अन्य शासकों की तरह ही कंपिल के सूबेदार मलिक मोहम्मद को खदेड़कर कंपिल पर चालुक्य शासक सोमदेव ने अधिकार कर लिया था। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दो भाइयों हरिहर एवं बुक्का को कंपिल का सूबेदार बनाकर विद्रोहियों के विरुद्ध भेजा। जब कंपिली का विद्रोह दबाने के लिए हरिहर और बुक्का गए तो इन्होंने विद्रोह को तो दबा दिया, लेकिन इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये दोनों भाई हरिहर और बुक्का मुस्लिम बन गए थे, लेकिन जब उन्हें कंपिल पर अधिकार करने के लिए भेजा गया तब दक्षिण लौटते समय दोनों ने इस्लाम धर्म त्याग कर पुनः हिंदू धर्म अपना लिया और 1336 में हरिहर और बुक्का ने मिलकर स्वतंत्र विजयनगर नाम के हिंदू राज्य की स्थापना की और उन्होंने आसपास के क्षेत्रों को जीतकर अपनी सीमाओं को बढ़ाया। कोंकण, मालाबार आदि क्षेत्रों को मिलाकर विजयनगर में सम्मिलित किया। इस समय दूसरा एक प्रमुख राज्य था बहमनी राज्य। इसकी स्थापना 1347 में हुई थी। हसन गंगू नाम के व्यक्ति ने देवगिरी के क्षेत्र पर अधिकार कर बहमनी राज्य की स्थापना की। बहमनी राज्य एक मुस्लिम राज्य था। ऐसा माना जाता है कि हसन गंगू ब्राह्मण था। बहमनी शब्द ब्राह्मण से ही बना हुआ है और उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। इस प्रकार हसन गंगू ने 1347 में बहमनी नामक राज्य, स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इस समय एक प्रमुख बात यह है कि दक्षिण भारत में कई विदेशी मुस्लिम अमीर बस गए थे। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने विदेश से आने वाले इन अमीरों को विशेष सुविधाएं दी और जागीर देकर दक्षिण में बसा दिया था। इन्हें अमीर सादाह कहा जाता है। अमीर सादाह विदेशी मुस्लिम अमीरों को कहा गया है। ये जब दक्षिण में गए तो दक्षिण में और गुजरात में ये लोग बस गए और इन्होंने विद्रोह कर दिया। इस समय एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक अन्य विद्रोहों को दबाने में लगा हुआ था तब उसे गुजरात विद्रोह की सूचना मिली। इस बार तागी नाम के सरदार के नेतृत्व में विदेशी मुस्लिम सरदारों के साथ भारतीय मुस्लिम अमीरों और एवं कुछ हिंदू सरदारों ने मिलकर विद्रोह कर दिया था। सुल्तान देवगिरी से गुजरात की तरफ गया और तागी को परास्त कर दिया। इस समय तागी गुजरात से भागकर सिंध की ओर आया। मोहम्मद बिन तुगलक उसका पीछा कर रहा था, किंतु वह सिंध पहुंचने पर बीमार पड़ गया और इसी समय 1351 में सिंध के ठट्टा नामक स्थान पर मोहम्मद बिन तुगलक का देहांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु पर बाद के इतिहासकार बदायूनी ने कहा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक से
प्रजा भी परेशान थी और वह भी अपने प्रजा एवं सामंतों के विद्रोह से परेशान था।